नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और आप जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 20 दिसंबर और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी न्यूज़ का। जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो एग्ज़ाम में आ सकती है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की वो है कि 49 और जो एमपीज़ हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3 दिनों से, जब से संसद के ऊपर एक हमला हुआ था जिसमें जो धुआं था, कुछ बच्चे थे उन्होंने आके धुआं वहाँ पर छोड़ा, तो वो संसद की जो सुरक्षा थी उसमें बहुत बड़ी एक चूक थी। तो उस चूक को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है सत्ता पक्ष के अंदर और विपक्ष के अंदर। और ये गतिरोध संसद में भी हमें दिख रहा है, और संसद का जो विंटर सेशन अभी चल रहा है, शीतकालीन सत्र, उसमें ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। तो अब तक अब तक इन 3 दिनों के अंदर 141 जो एमपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी वो एमपी अब संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। पूरे सत्र के लिए उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इसको लेकर प्रावधान क्या क्या है। हमारे जो संविधान है उसमें कोई प्रावधान है या नहीं है, या जो नियम बनाए हुए हैं दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उन सदनों के अंदर जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों में लेकर क्या क्या चीज़ें स्पष्ट है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें दी हुई है वो हम देखते हैं। तो देखिए, जो ये सस्पेंशन जो होता है ये आपको पता है कि लंबा समय से चलता आ रहा है। सस्पेंशन कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे नई चीज़ जो इस बार हुई है वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जो एमपीज़ का सस्पेंशन हुआ है वो हमारे देश में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। इतने ज़्यादा एमपी पहली बार सस्पेंड किए हुए हैं, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके लिए नियम क्या बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई होती है वो लोकसभा के नियमों के द्वारा संचालित होती है, और राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है उसके लिए भी राज्यसभा ने अपने नियम बनाए हुए हैं। दोनों ही सदन अपने अपने नियम बनाते हैं और उनके हिसाब से सदन का संचालन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकसभा के अंदर कोई भी एमपी सस्पेंड या निलंबन कैसे होता है। तो लोकसभा के अंदर जो लोकसभा की कार्रवाई है उसके नियम है, और वो नियम संख्या आप याद रखें, एग्जाम में पूछी जा सकती है। 374 है, 374A है और 373 है। ये 3 नियम है लोकसभा के। इन नियमों के तहत, इन नियमों में लिखा हुआ क्या है कि यदि सदन का कोई भी सदस्य, यानी जो सांसद है वही सदस्य होता है, तो यदि लोकसभा का कोई भी सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है, लोकसभा के नियमों की अवहेलना करता है, सदन की अवमानना करता है, या कोई अमर्यादित आचरण करता है, यदि वो ऐसा करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर वो सदस्य को निलंबित कर सकता है। ठीक है, वो सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो ये है नियम। इसके बाद में राज्यसभा की अगर हम बात करूं, तो राज्यसभा के अंदर जो नियम है वो है नियम संख्या 255। तो राज्यसभा की जो नियम संख्या 255 है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि यदि सदन का कोई भी सदस्य अमर्यादित आचरण कर रहा है, कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है, पीठासीन अधिकारी के जो आदेश हैं उनकी अवमानना कर रहा है, तो फिर जो चेयरमैन है या जो सभापति महोदय हैं राज्यसभा में, उनको ये अधिकार है कि वे सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। तो ये जो है ये नियम संख्या हमें ध्यान रखनी है कि लोकसभा की बात करेंगे तो 373, 374 और 374A, और राज्यसभा के अंदर जो नियम है वो है 255। इन नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हम ये देख रहे हैं कि निलंबन जो होगा, ये जो आप देख रहे हैं, कल ये धरने पे संसद के बाहर ये सांसद बैठे थे, तो निलंबन कितने समय के लिए हो सकता है। तो देखिए, जो निलंबन होता है जो एमपीज का, वो हो सकता है कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, या पूरे सत्र के लिए भी वो निलंबित हो सकते हैं। समझ में आ गई बात कि ऐसा हो सकता है कि 2 घंटे के लिए एक सांसद को निलंबित किया जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिनों के लिए किया जाए, या पूरे के पूरे सेशन के लिए, जब तक ये विंटर सेशन हमारा चलेगा तब तक पूरे सेशन के लिए भी निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, आ गई समझ में। अब देखो, अगर निलंबन इनका समाप्त करके इन्हें वापस लाना हो तो वापसी कैसे होगी। देखिए, हमने देख लिया कि इनका जो निलंबन है ना वो तो करेगा पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इनका निलंबन करते हैं। अब इनको जो वापस लाना होता है, अगर मान लीजिए इनका निलंबन समाप्त करना है, तो वो कैसे होता है, तो वो केवल पीठासीन अधिकारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सदन में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। सदन में जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक
इन जो एमपीज़ को निलंबित किया गया है इनकी वापसी नहीं होगी। आप ध्यान रखें, याद रखें, ये पूछा जा सकता है कि सांसदों का निलंबन जो है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उसमें हमने नियमों का वर्णन भी कर लिया कि कौन कौन से नियम हैं। नियम संख्या 373, नियम संख्या 374 और 374A ये लोकसभा के हैं। राज्यसभा में नियम संख्या 255 है, वो ये बताती है कि किस किस केस के अंदर सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। अगर वो एक बार निलंबित हो गए तो वो कुछ घंटों के लिए हो सकते हैं, दिनों के लिए हो सकते हैं, पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित हो सकते हैं। तो अभी जो ये निलंबन हुआ है ये पूरे सत्र के लिए हुआ है, ये पूरे विंटर सेशन के लिए इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है ये सदन की कार्यवाही के अंदर भाग नहीं ले सकते। अगर इन सांसदों का निलंबन हमें वापस करना है तो वो निलंबन वापस केवल पीठासीन अधिकारी नहीं कर सकते, इसके लिए सदन के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जब सदन प्रस्ताव पारित कर देगा तो इनका निलंबन वापस हो जाएगा, अर्थात ये कार्यवाही में भाग ले पाएंगे। अब ये बात आती है कि अगर ये एमपी कह रहे हैं कि भाई हमारा निलंबन गलत हुआ है, ये गलत बात है, तो आप ये बताओ कि इस केस में क्या ये एमपी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं क्या? तो एमपीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं या नहीं, इसको लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे संविधान की और उसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 122 की, तो संविधान का अनुच्छेद 122 क्लियरली ये कहता है कि संसद की कार्यवाही या विधानसभा या विधान परिषद या हम कहें विधानमंडल, ये अनुच्छेद ये कहता है कि संसदीय कार्रवाई जो हो रही है, संसद की जो कार्रवाई हो रही है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 122 ये कहता है कि संसद के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, अगर मान लीजिए सभापति ने कोई निर्णय दे दिया या कोई एमपी से उनका सस्पेंशन हो गया या और भी कोई कार्रवाई चल रही है तो उस पर कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। और आपको पता होगा एक हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50। आप अगर देखोगे हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 तो वो भी डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और उसमें भी यही कहा गया है कि जो हमारी कार्यपालिका है उसमें और न्यायपालिका या विधायिका और न्यायपालिका है, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना ही चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 122 स्पष्ट रूप से मना करता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं सभापति कि बिल्कुल ही वो संविधान के अगेंस्ट हो जाए, तो हम एक उदाहरण देखते हैं कि वहाँ पर कोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया है। वो कहाँ किया है? देखिए 2021 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा में भी ऐसा ही केस आया था। वहाँ पर क्या हुआ था, महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर 12 जो एमएलए थे उनको निलंबित कर दिया गया पूरे साल के लिए। ध्यान से आप देखें, 2021 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा ने अपने 12 एमएलए को निलंबित कर दिया और निलंबित किया पूरे साल के लिए। तब फिर कोर्ट ने ये कहा, उस समय कोर्ट ने ये कहा कि जो निलंबन है वो पूरे साल के लिए निलंबित नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम अवधि हो ना निलंबन की वो हो सकती है आपका इस सेशन। तो यहाँ पर कोर्ट ने हस्तक्षेप एक बार किया है। लेकिन इस मामले के अंदर अगर मान लीजिए पहली बात तो एमपीज कोर्ट में जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो फिर ये देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। वैसे अनुच्छेद 122 से संविधान का स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि संसदीय कार्रवाई में न्यायालय पार्टिसिपेट नहीं करेगा या न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आ गया समझ में? ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नियम संख्या 373, 374, 374A और राज्यसभा की नियम संख्या 255, इन्हीं नियमों के तहत किसी भी एमपी को निलंबित किया जा सकता है। निलंबन की अवधि क्या होगी? कुछ घंटों के लिए निलंबन हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, या पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबन हो सकता है। वापसी कैसे होती है? सदन प्रस्ताव पारित करेगा तो ही वापस आएंगे। क्या कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता। अनुच्छेद 122 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि संसदीय कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 50 भी यही कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन 2021 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर 12 एमएलए को सस्पेंड किया गया था पूरे साल के लिए। वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, सस्पेंशन पूरे साल के लिए नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम एक सत्र के लिए हो सकता है। तो हमें यहाँ भी देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार 141 जो एमएलए हैं, इतनी बड़ी संख्या इनको निलंबित किया गया है। यानी इतनी बड़ी संख्या के अंदर पहली बार एमपीज़ को निलंबित किया गया है। आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है कि जो हमारा तमिलनाडु है, अगर आप भारत की लोकेशन देखेंगे तो तमिलनाडु यहाँ पर है और तमिलनाडु में इस समय भारी वर्षा हो रही है। देखिए, आपको भी एक अच्छी तरह बात पता है कि जो हमारे देश में मानसून आता है ना, मानसून कैसा आता है? पश्चिमी तट की तरफ से प्रवेश करता है। यहाँ से हमारे देश में मानसून प्रवेश करता है।
तो जो मानसून हमारे देश में आता है जून के अंदर, उस मानसून से तो तमिलनाडु के अंदर बारिश नहीं होती, ठीक है, ये तो यहाँ पे नहीं आता। लेकिन क्या होता है, जब मानसून लौटता है, ये देखिए, यानी सर्दियों के टाइम पे जब मानसून उत्तर भारत से लौट जाता है, तब ये लौटता हुआ मानसून, ये वापस लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पर बारिश करवाता है या करता है। तो कोरोमंडल तट इसे कहते हैं। तो तमिलनाडु के तट पर जो बारिश होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। ये हमें अच्छी तरह से ध्यान है, हमने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लिया। जो जून में हमारा मानसून आता है, उस मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, और लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तट पे बारिश होती है। तो इस समय वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और तमिलनाडु के अंदर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो पूरे साल में जो औसत वर्षा है, तमिलनाडु के अंदर जो पूरे साल की औसत वर्षा है, उतनी वर्षा एक ही दिन के अंदर हो गई, ठीक है। एक तो पूरे साल में जितनी बारिश होती है ना औसत रूप से, वो एक ही दिन के अंदर हो गई। तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है और लगभग 3500 लोगों को दूसरे जगहों पर ले जाया गया है, सुरक्षित स्थलों पर, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये तमिलनाडु के अंदर इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए, एक और खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है, कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने बात की है नरेंद्र मोदी से, और उन्होंने कहा है कि हमें रेड सी यानी लाल सागर है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको भी पता है कि जो गाजा है और इजराइल है, उनके मध्य एक युद्ध चल रहा है आपस में, और वो जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था काफ़ी चीज़ें। हमें यह डिस्कस करना है कि लाल सागर का जो मामला खबरों में आया है, ये लाल सागर की अवस्थिति कहाँ पे, यानी इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा हमारे लिए इस खबर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देख लेते हैं हम लाल सागर की लोकेशन। देखिए, गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ अगर आप जाएंगे मैप के अंदर, तो वहाँ पर आपको लोकेशन अच्छी तरह दिखेगी। तो ये देखिए, लाल सागर आपको मैप में दिख भी रहा होगा, और यहाँ भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये लाल सागर है पूरा का पूरा, जो एशिया और अफ्रीका की सीमाएं बनाता है। इसके यहाँ तो ये तो एशिया है और ये अफ्रीका है, तो दो महाद्वीपों की सीमा भी ये बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, देखिए, यूरोप और भारत को भी जोड़ता है। अब आपको पता है भारत यहाँ इस साइड में है, तो यूरोप से जो शिप आते हैं, जो कार्गो आते हैं, सामान आता है, वो भी सुएज कैनाल के थ्रू, ये सुएज कैनाल है यहाँ पर, इसके थ्रू रेड सागर से होते हुए और भारत तक पहुँचते हैं। तो इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो लाल सागर से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये यमन है, यमन भी इससे जुड़ा हुआ है। फिर आप देखोगे इरिट्रिया, ये भी एक देश है। सूडान इससे जुड़ा हुआ है। इजिप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इज़राइल भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद में सऊदी अरेबिया, सबसे ज़्यादा जो सीमा टच होती है लाल सागर पे, वो होती है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? चलिए, तो ये लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल सागर से किन किन देशों की बाउंड्रीज टच हो रही है, और ये सुएज कैनाल है, ये सुएज कैनाल है, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप भी अपने घर पे जो एटलस है ना, उसमें आप ज़रूर देख लेना कि लाल सागर कहाँ पर स्थित है, और लाल सागर का इजराइल और गाजावार से क्या संबंध है, ये खबरों में क्यों आया, और कौन कौन से देश हैं जिनके बॉर्डर लाल सागर से टच होते हैं, और कौन सा देश है जिसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा लाल सागर पे टच हो रहा है। तो ये खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, चिली एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है। अभी हम देखेंगे, आप ये मैप जरूर देखें, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर जो चिली जो देश है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी अभी हाल ही में ब्लास्ट हुआ है। तो ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि भाई अभी हाल ही में किस देश के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ये चिली जो देश है यहाँ पर हुआ है। हम देख लेते हैं चिली की लोकेशन मैप के अंदर कि चिली की लोकेशन क्या है। देखिए, ये साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है, साउथ अमेरिका का ये मैप है। इस मैप के अंदर आप देखोगे तो चिली जो देश है वो देखिए पैसिफिक ओशियन के तट पर स्थित है। ये एक देश है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, और कोस्टल देश है, यानी कोस्ट के पास स्थित है। अब अगर आपने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आप देखोगे रिंग ऑफ फायर जो कंसेप्ट है, यानी जो ज्वालामुखी का संवेदनशील एरिया है ना, वो इसी लाइन से होके जा रहा है। यानी इस पूरी लाइन के आसपास ज्वालामुखी विस्फोट होने या भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इसी लाइन पे स्थित है ये देश चिली। इसीलिए यहाँ पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और उसका लावा भी तेज़ी से फैल रहा है। तो ये खबर थी चिली से संबंधित। आ गया समझ में? चलिए, तो ये थी आज की हमारी मुख्य खबरें, और ये आज चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।